हेलो बच्चों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक नई सीरीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं जो कि हमारी है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की सीरीज़। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाएगा, और अगर बीच में कोई फैक्चुअल नॉलेज भी होती है तो वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के जो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता करना है। तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका अगर हम लोग मास देखें तो कितना होगा 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो अगर इसको हम लोग ग्राम में चेंज करें तो हमें करनी पड़ेगी 1000 से मल्टीप्लाई। तो इतने ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 ग्राम की बात करें तो हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। तो जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 1 ग्राम में। तो जहां पर जो नंबर आने वाला है 1.098 इंटू 10 टू पावर 27 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें? 1 ग्राम में, 1 ग्राम। सेकंड पार्ट हमारा इसका जो है, सेकंड पार्ट में है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों ने देखा कितना होता है, इतने किलोग्राम। और यहां पर पूछ रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। तो 1 मोल में जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो इससे अगर हम लोग किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो नंबर्स आएंगे वो किस में आएंगे? मोल में आएंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है इतना। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर्स आने वाले हैं 5.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 किलोग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों को पता चल जाता है मल्टीप्लाई करने पर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो आता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम हमारी यूनिट होती है। तो यहां पर भी हम लोग अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं तो जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि 1 मोल के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो आ जाएगी 9.63 इंटू 10 टू पावर 4 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा हमारा, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, और यहाँ पर 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और उसके बाद भी एक 4th पार्ट में आंसर पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। एक मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। तो इसके 1 मोल मीथेन में पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल में निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो कार्बन में होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन में होते हैं 1। तो 4 हाइड्रोजन है तो टोटल हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर पूछा कितना है? 1 मोल मीथेन। तो 1 मोल मीथेन के लिए बच्चों फिर वही करने वाले हैं हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी 10 की पावर हो जाएगी 24। सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ, यानी 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, 14 कार्बन, इसमें हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्राम की बात करें तो या तो 7 मिलीग्राम बोल सकते हैं या फिर 7 इंटू 10⁻³ ग्राम बोल सकते हैं बच्चों। तो इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो हमारा ये एलिमेंट है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ए माइनस, अच्छा इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो है 6, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 8। तो ये हमारे न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे 8 मोल न्यूट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 8 मोल न्यूट्रॉन, क्योंकि ये जो दोनों चीजें होती हैं, ये पूरा जो हमारा ग्राम का होता है ये 1 मोल का हमारा सिस्टम होता है, तो हमारे न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे, 8 मोल न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 8 मोल न्यूट्रॉन कितने ग्राम में है, 14 ग्राम में, क्योंकि इसका मास कितना है 14 ग्राम में 8 मोल न्यूट्रॉन। 8 मोल का मतलब 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन। अब बच्चों पूछा किसमें है, इसमें, तो सबसे पहले हम लोग 1 ग्राम में निकाल लेंगे। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 14, ये हमारा 1 ग्राम में आ गया। हमको निकालना कितने ग्राम में है, 7 इंटू 10⁻³ ग्राम में निकालना था हमको, तो हम लोग कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो नंबर आएगा यहाँ पर, हमारे पास नंबर आने वाला है 2.408 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। ये कितने ग्राम में आ गए हैं, इतने ग्राम में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 7 मिलीग्राम। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ चुके हैं बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, इसका बी पार्ट है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इतने में ही हमको मास ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालना है। तो ये बच्चों बहुत ही इजी है कि हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमको दिया हुआ है, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है और हमको निकालना कितना है, इतने न्यूट्रॉन का मास। तो इसकी मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर देंगे, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और हमारा जो मास आ जाएगा न्यूट्रॉन का वो आ जाएगा 4.022 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। यानी इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इस, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ये 1 न्यूट्रॉन का मास है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। तो 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो फिर वही वाली बात, इसमें हम लोग ग्राम में चेंज कर सकते हैं, 34 इंटू 10⁻³ ग्राम, या तो हम लोग इसमें निकालें या तो हम 34 mg में निकालें, सेम बात होती है। तो एक NH3 में कितने प्रोटॉन होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो इसमें प्रोटॉन होंगे हमारे, इसमें बच्चों हमारे होते हैं 7 और इसमें होते हैं 1, तो 3 इंटू 1, तो टोटल प्रोटॉन हो गए हमारे 10 प्रोटॉन। और अगर इसका हम लोग पूरे का मास निकालें तो कितना आएगा, 14 प्लस 3 यानी 17 ग्राम। तो इसका मतलब है 17 ग्राम NH3 में कितने मोल प्रोटॉन है, 10 मोल
प्रोटॉन्स। तो बच्चों 1 ग्राम NH3 में कितने होंगे, वही 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मोल था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, तो अपॉन 17। अब हमको निकालना कितने में था, 34 इंटू 10⁻³ ग्राम में निकालना था। तो इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 34 इंटू 10⁻³ 6.022 इंटू तो यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2044 इंटू 10⁻21। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लोगों को मिलेंगे, कितने मिलीग्राम में, 34 मिलीग्राम या फिर 34 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो और क्या पूछ रहा है इसमें, अच्छा नंबर पूछ रहा है और टोटल मास भी पूछ रहा है। अच्छा तो मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों हम लोगों को पता होता है कि मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यही हमारा प्रोटॉन का भी मास होता है। तो एक प्रोटॉन का मास इतना है और हमें कितने निकालने हैं, 1.2044 इंटू 10⁻21। इतने प्रोटॉन्स है हमारे पास, तो इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.0144 इंटू 10⁻⁻5 kg। तो ये हमारे इतने प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया, ये वाला भी हो गया बच्चों, ये वाला। अब हम लोग देख रहे हैं विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। बच्चों जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो इतने जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब के लिए क्या रहता है, कोई भी चेंज नहीं लाता। यानी हमारा जो आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाते हैं। ये बच्चों हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है हमारी किसी भी एटम की, ये अफेक्ट नहीं करती है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर इन पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर पूछ रहे हैं हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियाई। तो ये इतने सारे एलिमेंट दिए हुए हैं बच्चों और हमसे पूछ रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकले। तो प्रोटॉन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Z। Z मतलब होता है हमारा एटॉमिक नंबर। तो जितने भी एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही हमारे प्रोटॉन होंगे। तो इसके लिए हमारा प्रोटॉन हो जाएगा 6 और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A माइनस Z। A होता है बच्चों एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास है हमारा 13 और Z है हमारा 6 यानी एटॉमिक नंबर। तो हमारे न्यूट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पर 7। इसी तरीके से इसमें प्रोटॉन आ जाएंगे हमारे 8 और न्यूट्रॉन आ जाएंगे 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। मैग्नीशियम में हमारे प्रोटॉन होंगे 12 और न्यूट्रॉन होंगे 24 माइनस 12 यानी 12। इसी तरीके से 56 Fe26 यानी जो हमारे प्रोटॉन होंगे वो होंगे यहाँ पर 26 और न्यूट्रॉन होंगे 56 माइनस 26 कितना आएगा हमारा यहाँ पर 30। प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे 36, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 88 माइनस 38 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड करते हैं। राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर। कितने बच्चों इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी हमारे पास एनसीईआरटी के। तो हमारे पास कोई अगर सिंबल ऐसा है
और अगर ए दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, और जेड हम लोग लिखते हैं नीचे। तो हमारा 17 नंबर पे कौन सा हमारा नंबर आता है? Cl एटम आता है। तो Cl 35 और 17 ऐसे आ जाएगा हमारा। ऐसे ही 92 ये होता है बच्चों हमारा यूरेनियम का, और 49 ये होता है हमारा बेरिलियम का। तो क्लोरीन, यूरेनियम और बेरिलियम हमारे आंसर हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 नैनोमीटर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है वो है हमारी वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। इसको हम लोग मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। तो इसको हम लोग मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा, हमको पूछा क्या गया है? हमारे पास पूछा गया है वेव नंबर और पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है, ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा ये रिलेशन। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये हमारी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती है 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारा ये है 580 × 10⁻⁹ मीटर। मीटर मीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.17 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, या फिर हर्ट्ज भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का। और बच्चों वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ। तो 1/λ का मतलब हुआ तो इससे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा जो वेव नंबर होता है वो इन सेंटीमीटर होता है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 1.724 × 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। तो मीटर में भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर इज फार बेटर। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच करेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हैव वेवलेंथ। तो फर्स्ट पार्ट में हमको दिया हुआ है लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग बोलते हैं न्यू, हर्ट्ज बोल सकते हैं, या फिर हम लोग सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी किस तरीके से हम लोग निकालते हैं? तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। तो जिससे कि हमारे एक फोटॉन की एनर्जी निकल जाएगी यहाँ पर, और एच होता है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल और सेकेंड। और न्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पर जानते ही हैं, सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कट जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है 1.98 × 10⁻⁻18 जूल। तो ये हमारी एनर्जी हो गई जिसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी इतनी। तो ये हमारे एक फोटॉन की एनर्जी यहाँ पर निकल आती है।
अब दूसरे पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है वेव लेंथ, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो बच्चों एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए हमारे पास एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसके लिए हम लोग E इज इक्वल टू एच न्यू निकालेंगे। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू हम लोग अभी पता था C अपॉन लैम्डा होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो H की वैल्यू हमको पता होती है जूल सेकेंड, न्यू की C की वैल्यू पता होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। इन सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी एनर्जी की वैल्यू आएगी। एनर्जी की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ एनर्जी की वैल्यू कितनी है। एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आई है 3.97 इंटू 10⁻⁻15 जूल। मीटर मीटर बच्चों यहाँ कट जाएगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो बचेगा जूल, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वेव लेंथ के लिए, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी एनर्जी की, E इज इक्वल टू एच न्यू से, या फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड इज दिस। सो पीरियड मतलब होता है हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और हमको वेव नंबर भी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यानी अपोजिट टू टाइम पीरियड हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। तो 1/2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो जब इसका हम लोग आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। बच्चों यहाँ पर हम यूनिट से भी समझ सकते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर है सेकंड। तो इसका मतलब है जो पीरियड होता है टाइम पीरियड, वो इसका इनवर्स होता है। अब हम लोग अगर बात करते हैं लैम्डा की, तो लैम्डा होता है C अपॉन न्यू, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा भी हो सकता है C अपॉन न्यू। तो C की वैल्यू हमको पता होती है ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड, और न्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। तो हमारी जो मीटर में वैल्यू आ जाएगी क्या होगी, 0.6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। इसको अगर हम लोग किस में चेंज करें, 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी हम लोग इसको लिख सकते। थर्ड एंड लास्ट जो फैक्टर यहाँ पर पूछा गया है वो है वेव नंबर। वेव नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा का मतलब है 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, मीटर में रखने से बढ़िया हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इसको सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, और अगर आप मीटर में निकालना चाहें या मीटर में पूछा गया हो तो मीटर में भी निकाल सकते हैं। तो ये तो वैल्यू हो गई मीटर की। तो मीटर में जब निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 16.66 मीटर इनवर्स। और अगर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर निकाल सकते हैं सेंटीमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.8, ये हम लोगों से क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद अ वेव लेंथ
of 4000 picometer that provides 1 joule of energy। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है हमारे पास वेवलेंथ, अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो आता है 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। बच्चों 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो अब पूछा क्या है, पूछा है हमसे यहाँ पर कि 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी 1 जूल एनर्जी, 1 जूल जो एनर्जी होगी उसमें हाउ मैनी फोटॉन, यानी कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स की, हाउ मैनी फोटॉन्स नीडेड, कितने फोटॉन्स नीड होंगे हमको कितनी एनर्जी के लिए, 1 जूल की एनर्जी के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कितने फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और हमको दिया हुआ है यहाँ पर वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम लोग 1 फोटॉन की एनर्जी निकालेंगे कि हमको एग्जैक्टली जो है कि हमारे पास एनर्जी आती कितनी है इस डाटा से 1 फोटॉन की। तो उस एनर्जी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि कितनी एनर्जी है हमारे पास 1 फोटॉन की। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू, अच्छा बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये है तो हम लोग hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास लैम्डा कितना है 4000 इंटू मीटर, मीटर मीटर कट गया, सेकेंड सेकेंड, तो बचा हमारे पास जूल। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगी हमारे पास वैल्यू। तो बच्चों एक जो फोटॉन है वो इतने जूल एनर्जी क्रिएट करता है। तो अब हम लोग देखो यहां पर बच्चों क्या है कि 4.97 इंटू 10⁻⁻17 जूल एनर्जी लगती है कितने फोटॉन से, 1 फोटॉन। तो 1 जूल एनर्जी के लिए कितने फोटॉन्स की नीड होगी, 1/4.97 इंटू 10⁻⁻17 फोटॉन्स। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास 2.012 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स। तो बच्चों ये नंबर हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, कितने एनर्जी के लिए, 1 जूल एनर्जी के लिए। तो 1 जूल एनर्जी के लिए हमारे पास इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर n की वैल्यू लेके यहाँ पर n नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वो n होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उससे हमारी ये वैल्यू नहीं आने वाली। ये यहाँ पर जो n होता है वो होता है कि कितने नंबर ऑफ हमको पहले से पता होने चाहिए उसकी हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों से कह रहा होता कि हमारे पास 4 फोटॉन्स हैं तो उसकी एनर्जी निकालो, तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते थे, या उन 4 फोटॉन्स की एनर्जी हमको दे रखी होती तो हम लोग यहाँ पर n निकाल सकते थे। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर 4 फोटॉन की एनर्जी नहीं दे रखी है, हमको एनर्जी बताई है कि 1 जूल एनर्जी है जिसमें हमको कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर है, अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा तो यहाँ पर भी 3 पार्ट में क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइडेड है।
पहला पार्ट है एनर्जी पूछ रहा है, सेकंड काइनेटिक एनर्जी, एंड थर्ड है हमारी वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास लैम्डा है 4 × मीटर, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और हमारे पास इस तरीके से भी हमारे पास वर्क फंक्शन लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें वो पूछ रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एच न्यू। अगर लैम्डा दिया हुआ है तो एच सी अपॉन लैम्डा। इससे हम लोग यहाँ पर एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एच की वैल्यू भी हमको पता है बच्चों, सी की वैल्यू भी पता होती है। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट है, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा हमको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁻⁻7। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल इसलिए आएगी क्योंकि ये मीटर मीटर कट गया सेकेंड, यहाँ जूल बचता है हमारे पास। तो हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ना कि जूल में। तो यहाँ पर बच्चों एक कन्वर्जन दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल। तो एक जूल में हमारे पास कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इतने जूल में हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा, जब हम लोग 4.97 इंटू 10⁻⁻19 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आंसर आएगा बच्चों हमारा 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप लोग बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आएगा। अपने आप बच्चों सॉल्व करके जरूर यहाँ पर देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वहाँ, उस पर जो आइंस्टीन ने हमको फॉर्मूला दिया था काइनेटिक एनर्जी का, वो कहा था कि हमारी जो एच न्यू होगी, जो हमको दी हुई होगी, और जो हमें वर्क फंक्शन यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसके डिफरेंस जो आता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारा जो एच न्यू है, एच न्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है या नहीं, एच न्यू अभी हम लोगों ने निकाला है। एच न्यू बच्चों क्या निकाला है, ई हम लोगों ने निकाली है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एच न्यू नॉट होता है हमारा वर्क फंक्शन, जो कि हमारे गिवन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लास्ट हमारे पास जो यहाँ पर जो पार्ट है उसमें पूछा गया है बच्चों वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। तो यहाँ पर हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, चलिए बच्चों।
वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आती है यहाँ पर 0.97, जिसको हम लोग जूल में चेंज कर लेंगे। तो जूल में चेंज करने पर हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको इससे। ये बच्चों हम लोगों को पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना आएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 0.341 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब v निकालने के लिए हमको यहाँ पर इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, और अंडर रूट करने के बाद जो आंसर आने वाला है 5.48 5.84 इंटू 10⁵ और मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी बच्चों हो जाती है वेलोसिटी। इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये जो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको भी याद रखना पड़ेगा। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में ये डाटा नहीं दिया होता और हमको इंटरचेंज करना पड़ जाता है। तो बच्चों याद रखने के लिए हमको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है लगभग वही हमारा यहाँ पर कन्वर्जन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट एंड इस पार्ट के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. तो यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है हमको, वेवलेंथ दी हुई है 242 नैनोमीटर, जिसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और हमें पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एनर्जी के फॉर्मूला हम लोगों को पता है h न्यू, या फिर हमको जब वेवलेंथ दिया होता है तो हमारे पास hc अपॉन लैम्डा की जरूरत पड़ती है। तो h हम लोगों को पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट, और c होता है हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमको यहाँ पर गिवन है जो कि हमारा 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0821 इंटू 10⁻⁷। तो बच्चों ये जो हमारी एनर्जी निकली है, तो ये एनर्जी क्या करेगी, ये हमारे Na एटम की जो इलेक्ट्रॉन है, Na एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो Na से हमको Na प्लस बन जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमको आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है किलो जूल, यानी ये हमारी किलो जूल में हम लोग इसको निकाल सकते हैं पर मोल। पर मोल का मतलब है कि एक मोल एनर्जी पूछी है, मतलब एक मोल Na के लिए एनर्जी कितनी होगी। तो ये हमारी एक Na एटम के लिए है, तो एक मोल के लिए हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से जो हमारी ये वैल्यू आई है उसको। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी 4.9 इंटू 10⁵, और ये हमारी जूल होगी पर मोल। यानी एक मोल Na एटम को आयनाइज करने के लिए इतने जूल एनर्जी जरूरत पड़ेगी। अगर इसको बच्चों हम लोग किलो जूल में चेंज करते हैं
तो हमको 10⁻³ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी किलो जूल पर मोल। यही बच्चों हमसे पूछ रहा था कि हमें किलो जूल पर मोल में यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो पार्ट 1 है, इसमें हम लोगों ने आज एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।